बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमें पता है कि जो प्रोटोप्लाज्म का जो लिविंग कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोट्स इज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट collectively known as protoplasm. Cytoplasm is universally present in all prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, but prokaryotes it is not separated from the nuclear मटेरियल। ठीक है, यानी ये तो हमें पता ही है कि प्रोकैरियोट्स जो है उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो उनके साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो है उनमें एक मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट कर देती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लेकिन दोनों के साइटोप्लाज्म में डिफरेंस है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियर कंटेंट या क्रोमैटिन बॉडीज़ जो हैं, क्रोमैटिन मटेरियल वो पड़ा हुआ होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स है उनमें नहीं पड़ा होता। उनमें क्रोमैटिन बॉडी और क्रोमैटिन जो है यूकैरियोट्स का यानी उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया होता है। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म जो है उसमें ऑर्गेनेलिज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ये सारी होती हैं। ठीक है ना, ये ऑर्गेनेलिज अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। साइटोस्केलेटन और प्रोकैरियोट्स में भी कुछ ना कुछ मतलब होती हैं चीज़ें वगैरह, लेकिन उसमें ये सारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। इसके बाद जो है वो साइटोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स इज आल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं सेल का ढांचा, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सेल का ढांचा बना रहे होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। सॉल्युबल पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का वो साइटोसोल कहलाता है, और मैट्रिक्स और वो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स बना रहा होता है। ये जो है ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड होता है, उसकी नेचर जो है वो कोलाइडल होती है। कंपोनेंट्स जो हैं साइटोप्लाज्म के वो कौन कौन से हैं? साइटोप्लाज्म के 4 कंपोनेंट्स हैं: साइटोमेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर और साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 4 जो हैं साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में स्टूडेंट क्वेश्चन आए तो आपने उसमें ये चारों लिखते हैं। अब साइटोमेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी apparatus, vacuoles and vesicles. साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोमेम्ब्रेन जो हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जितनी भी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। दीज मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर पर मुश्तमिल होती हैं। साइटोमेम्ब्रेन डिवाइड्स द सेल इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। अब चूँकि हर ऑर्गेनेली की अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, तो ये सेल को मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोमेम्ब्रेन की वजह से साइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और उसकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है। कंपोनेंट्स ऑफ साइटोमेम्ब्रेन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यकीनन माइटोकॉन्ड्रिया के अपने रिएक्शंस हैं, क्लोरोप्लास्ट में अलग से रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने अलग से रिएक्शन चल रहे होते हैं, गोल्गी एपरेटस में भी अपने अपने रिएक्शन। तो ये सारे जो हैं कंपार्टमेंट्स उनमें अपने अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ईच कंपार्टमेंट हैज़ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन। हर कंपार्टमेंट की अपनी केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन वगैरह जो है वो होती है, और हर एक के अपने अपने फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एम्बेडेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व है, तो उसमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क जो है ये बना कौन रहा होता है? फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें साइटोस्केलेटन जो है उसमें कौन कौन सी फाइब्रस जो है वो नेचर के आते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके साइटोस्केलेटन बना रही होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जो कि प्रोटीन ट्यूबुलन से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली और ज़्यादा बारीक होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा बारीक होते हैं, और वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि एक्टिन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं उनका डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के तकरीबन दरमियान में आ रहा होता है, वो भी इसमें पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के फाइब्रस नेचर के जो हैं स्ट्रक्चर्स उनसे मिलके बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बहुत सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि राइबोसोम एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारी इट आल्सो कंटेन्स इनसॉल्युबल इंक्लूजन्स लाइक इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है उसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए होते हैं। ये साइटोस्केलेटन की स्टूडेंट डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें देख लें माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो ये सारी जितनी भी फिलामेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने एक किस्म का हर ऑर्गेनेली को, हर चीज़ को उसकी अपनी पोजीशन पे रखा होता है। जैसे हमारा स्केलेटन जो है एंडोस्केलेटन है, उसने सहारा दिया हुआ है हमारी बॉडी को, सपोर्ट एंड मूवमेंट में वो अपना रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से जो सेल को सपोर्ट और मूवमेंट देता है वो सेल का स्केलेटन होता है, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोसोल इसके अलावा ये चौथा जो है वो कंपोनेंट है सेल का, जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बना रहा होता है। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि जो है विस्कस नेचर का होता है ये, ठीक है, विस्कोसिटी इसमें पाई जाती है। ये इट इज़ लेस विजिबल इन लाइट में ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो ये जो विस्कस नेचर का सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ये साइटोसोल कहलाता है। इसमें इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के ग्राउंड सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं। इसमें 90% वाटर होता है। इसके अलावा जितनी भी तकरीबन फंडामेंटल मालिक्यूल्स जो कि सेल के लिए, लाइफ के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। मालिक्यूल्स में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल नेचर ऑफ साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये जो फोर्थ वाला कंपोनेंट जिसको हमने विस्कस नेचर वाला कहा है, इसमें एक तो हो गई ऑर्गेनेलिस, ठीक है, वो सब सेपरेट हो जाती हैं, अपनी मेम्ब्रेन को सेपरेट कर देती हैं। अब साइटोसोल की जो केमिकल नेचर है वो क्या होगी? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें साइटोसोल में जो पाई जाने वाली है वो तो है वाटर। वाटर मेन कंपोनेंट है साइटोसोल का, तकरीबन 90% जो है साइटोसोल वाटर उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर की परसेंटेज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के जो हैं उनमें वेरी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेन वाटर 50%, ठीक है, उसमें 50% वाटर होता है। ड्राई सीड्स जो हैं उनमें सिर्फ 10% वाटर होता है। इसके अलावा 85 to 95% वाटर जो है वो सकुलेंट पार्ट जो है प्लांट के उनमें प्रेजेंट होता है। 95% जो वाटर है वो प्रेजेंट फ्री स्टेट में साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग 5% जो है वो क्या होता है, बाउंडेड फॉर्म में होता है। इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और दूसरे सब्सटेंसेस जो है उनको डिजॉल्व कर रहा होता है अपने अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड केमिकल नेचर में आ जाता है कंपोनेंट साइटोसोल की, वो आ जाते हैं मिनरल आयंस एंड एलिमेंट्स। मिनरल आयंस और एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 36 एलिमेंट्स आर फाउंड इन साइटोसोल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एलिमेंट्स जो कि साइटोसोल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो भी साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो बड़े एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो एलिमेंट्स जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं साइटोसोल में, वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाँ जी, हायर मालिक्यूलर वेट वाले नहीं होंगे स्टूडेंट। जो लार्ज अमाउंट में पाए जाएंगे वो मैक्रो होंगे, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं, तो इनको मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। इसके अलावा जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे भी हैं। दे आर फाउंड कंपेरेटिवली स्मॉलर अमाउंट। मैक्रो elements have different roles in the cell. For example, phosphorus is important for nucleic acid and ATP. Magnesium and nitrogen are used in the synthesis of chlorophyll. Calcium is important component of the cell membrane, ठीक है, मेम्ब्रेन एंड मिडल लेमिला का जो है वो कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं ये स्टूडेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल के अंदर, वो माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं।
उनमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ये कुछ कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, एंजाइम के कोफैक्टर के तौर पे। तो ये माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये कुछ थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो साइटोसोल में पाए जाते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा फिजिकल नेचर ऑफ साइटोसोल भी कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।